कि आप लोगों की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर जो चीन पर निर्भरता है, यह चिंता का विषय है और भारत को इसे रोकना होगा। असल में यह क्या कहानी है, आज के सेशन में विस्तार से आपको हमें बतानी है। हेडलाइंस हैं कि इंडिया मस्ट कट इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर फार्मा इंग्रेडिएंट्स और हमें खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा ज्यादा खर्च करना होगा। यह नीति आयोग द्वारा जो सलाह दी गई है, इसके मायने उस दौर में आ रहे हैं जब भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेड स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू बाधित हुआ। हमें यह समझ में आया कि एक क्षेत्र पर हमारी निर्भरता ने हमें इस हद तक परेशान कर दिया। ऐसे में अगर भविष्य में चाइना के साथ किसी बात को लेकर भारत की तलखियां बनती हैं, तो लगभग 60% से अधिक एपीआई देने वाला चाइना अगर भारत को यह माल देना बंद कर दे, तो यह फार्मेसी बंद हो जाएगी। इस वजह से नीति आयोग की सलाह है कि भारत इस काम को खुद से करे। अब अल्टीमेटली ये एपीआई होता क्या है, चाइना पर डिपेंडेंसी का कारण क्या है, भारत खुद क्यों नहीं बना लेता, इन सारी चीजों पर आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया फार्मा सप्लाई चेन की चाइना पर डिपेंडेंसी ये वर्ल्ड वाइड चर्चा का विषय बना हुआ है। जब बात फार्मेसी इंडस्ट्री की हो तो 2023-24 के अंदर भारत का जो फार्मेसी का रेवेन्यू था वो $50 बिलियन टच हुआ था और 2030 तक उसके $130 बिलियन तक पहुंचने की कल्पना की जाती है। मतलब भारत का जो फार्मास्यूटिकल बाजार है, $130 बिलियन के आसपास पहुंचने की उम्मीद की जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ भारत ने 2023-24 में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मेसी के, वो लगभग 200 से अधिक देशों के अंदर एक्सपोर्ट किए थे। 70% जो एक्सपोर्ट था वो हमारा हाईली रेगुलेटेड बाजार जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में था। ऐसी जगह पर जहां अमेरिका के अंदर भारतीय बाजार को एंट्री मिली, वहां पर भारत की सस्ती दवाओं की पहचान हुई कि साहब ये जेनेरिक दवा बेचने वाले अच्छे देश हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड की वैक्सीन प्रोडक्शन की भी, तो 60% वॉल्यूम वाइज भारत का जो वैक्सीन है, वो वर्ल्ड का जो वैक्सीन है वो भारत में प्रोड्यूस हो रहा है। भारत के इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार जब भारत ने डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट $41 बिलियन का देखा था, उस समय हमारा एक्सपोर्ट $25.3 बिलियन का हुआ करता था। मतलब हमारे कुल एक्सपोर्ट्स का मतलब कुल जो हमारा मार्केट है उसका 60% हमको एक्सपोर्ट से मिल रहा था। और भारत के बहुत से सेक्टर्स, बहुत से एरिया जो हैं वो केवल और केवल दवाओं के लिए विख्यात हुए, जिनमें वडोदरा, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, वापी, बाड़ी की सिक्किम, यहां पर दवाओं का निर्माण होना शुरू हुआ। आज भारत की अगर हम बात करें तो वैल्यू वाइज यानी कि कितना दाम पर हम लोग माल बेच पाते हैं, तो हम दुनिया में अगर मान लीजिए ₹100 का व्यापार हो रहा है दवाओं के अंदर, तो हम 13वें पायदान पर आते हैं। लेकिन अगर संख्या में बात करें कि साहब 100 दवाइयां गई, तो उनमें से थर्ड लार्जेस्ट भारत की दवाइयां जाती हैं। अगर आप इस मायने को समझें तो यह बड़ी बड़ी बात है। मतलब समझिए कि हम वैल्यू वाइज 4% से भी कम का माल बेच रहे हैं, लेकिन संख्या के हिसाब से हम थर्ड लार्जेस्ट भेज रहे हैं। इसका मतलब हमारी दवाइयां सस्ती हैं और सस्ती होने के साथ साथ वो किसी बढ़िया दाम पर खरीदी भी नहीं जा रही हैं। नहीं खरीदे जाने के पीछे रीजन ये है कि हम पेटेंटेड दवाइयां नहीं बेच रहे हैं। तो हम कौन सी बेच रहे हैं? हम जेनेरिक दवाइयां बेच रहे हैं। अब ये जेनेरिक दवाइयां क्या हैं, अब इन कहानी को भी हम समझते हैं। एक बार के लिए पीआईबी के इस आंकड़े को पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। मार्च 2026 का ही ये डेटा है। भारत थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब अगर 100 में से 100 लोग खड़े हैं, उसमें अगर आपकी मात्रा के हिसाब से कहा जाए कि साहब एक ने 70 माल बेचा, एक ने 20 बेचा, एक ने 10 बेचा, तो आप जो है वो 10 बेचने वाले हो गए। वॉल्यूम के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट आप हो गए। डोमेस्टिक मार्केट भारत का $60 बिलियन प्रोजेक्टेड है $130 बिलियन तक पहुंचने का। भारत के फार्मा सेक्टर का जो एनुअल टर्नओवर था वो 4.72 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025 में रहा। हम 11वें नंबर पर आते हैं ग्लोबली वैल्यू के हिसाब से। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दुनिया के 191 देशों में दवा बेच रहे हैं, उसके बावजूद हम वैल्यू के हिसाब से 11वें नंबर पर, क्योंकि भारत की दवाइयां सस्ती हैं। फार्मा हमारा $30.5 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, जो कि लगभग 16 फोल्ड इंक्रीज हुआ है 2000 से लेकर, यानी कि वर्ष 2000 से लेकर अब तक हमने 16 गुना मार्केट के अंदर वृद्धि की है। यूनियन बजट 26-27 में बायोफार्मा शक्ति हाल ही में प्रपोज की गई थी, जिसके तहत भारत को बायोफार्मा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल के लिए भारत सरकार द्वारा निकाले गए। मतलब अगर बात की जाए तो 16 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, यह बात सच है।
बीते 24-25 सालों के अंदर। साथ ही साथ अगर डॉलर्स के अंदर बात की जाए तो मंथ ऑन मंथ अगर हम बात करें तो पिछले साल जनवरी 2025 में जहां 2.59 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था, तो 2026 में भी वो 2.7% बढ़कर निकला है। और इन दिनों भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के बहुत से देशों के साथ चल रहा है, तो हमें उनका भी लाभ मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए बजट के अंदर बायोफार्मा शक्ति नाम का बजट लाया गया था। बजट के अंदर एक स्कीम लाई गई थी जिसमें 10,000 करोड़ रुपए फार्मा सेक्टर पर भारत सरकार खर्च करेगी, सो दैट हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ा सकें, जिसके अंदर बायोफार्मा को फोकस करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च एंड अपग्रेडेशन के ऊपर भी पैसा खर्च किया जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देखी। अब सवाल यह है कि अब बायोफार्मा के लिए 26-27 का ये प्लान लेकर आ गए 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए। लेकिन जब नीति आयोग, जो कि भारत सरकार का ही एक तरह से थिंक टैंक समझिए, जो प्लानिंग कर रहा है भारत के लिए, वो सलाह दे रहा है कि हमारी चीन पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा कि हमने अभी एक आंकड़ा पढ़ा कि भारत 16 गुना 30 बिलियन डॉलर का अगर हमने एक्सपोर्ट किया है, 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, और पता चलता है कि हमारे इस एक्सपोर्ट के पीछे असल में चाइना खड़ा है। मतलब अगर चाइना हमें यह कह दे कि हम आपके यहां पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं भेजेंगे, तो हमारा ये जो 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है ये बाधित हो जाएगा। यानी कि देश में आने वाली जो कमाई है, हम भारत का माल बेचकर जो पैसा कमा रहे हैं, वो बाधित हो जाएगा। बाधित क्यों हो जाएगा? क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है। तो रॉ मटेरियल क्या है? वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आसान भाषा में हम इसको ऐसे समझें कि जब हम दवाइयों की बात कर रहे होते हैं तो दवाइयां सामान्यतया जेनरिक दवाइयां और ब्रांडेड दवाइयों के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन जब हम कमर्शियली बात कर रहे होते हैं तो दवाइयों को हम बांटते हैं पेटेंटेड दवाइयां, मतलब जिसने रिसर्च करके उस दवाई को बनाया कि साहब कैंसर की ये दवा है, उस कंपनी ने जिसने इसको रिसर्च करके बनाया उसने उसका पेटेंट ले लिया। मतलब अब उस दवा को भले ही आप कंज्यूम तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जिसका पेटेंट है वही बेचेगा, वो उसको जितने दाम पर बेचे। उसको बेचने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि साहब मैं इसलिए महंगा बेच रहा हूं क्योंकि मैंने रिसर्च पर रिस्क लिया था, मैंने रिसर्च पर पैसा खर्च किया था, और चूंकि मेरी रिसर्च कारगर हुई है तो मैं इस दवा को बेचकर पैसे कमाना चाहता हूं। तो ये तो हुआ पेटेंट। लेकिन पेटेंट जिंदगी भर का नहीं दिया जाता, 20 साल का, 15 साल का, कि ठीक है आपका रिसर्च का पैसा आपको मिल जाए, उसके बाद आप इसको आम जन को बेचने के लिए उपलब्ध कराएंगे। यहीं से शुरू होती है जेनरिक दवा। जेनरिक दवा मतलब आपकी पेटेंटेड दवा थी, आपको पता था कि बुखार में ये दवा कामगर होती है, ये पता था कोरोना में ये दवा काम आएगी, तो आपने जब वैक्सीन बनाई तो वो वैक्सीन पेटेंटेड भी हो सकती थी। लेकिन अब आपको सरकारों ने कहा चूंकि मानवीय त्रासदी आ पड़ी है तो अब आप इसे जेनेरिक रूप से प्रोड्यूस करेंगे। मतलब इस फॉर्मूले को आपको सबको देना होगा। दुनिया के हित में यह फॉर्मूला सबके पास जाना चाहिए। दवाओं के लिए जब दवाओं का फॉर्मूला सभी कंपनियों को बनाने के लिए दे दिया जाए, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसकी कॉपी बनाने के लिए लोग सब खड़े कर दिए जाए, उनको कह दिया जाए कि कॉपी बनाकर बेचो, तो जिसने इनोवेशन किया उसे कोई लाभ नहीं हुआ, वो बस दुनिया के हित में आगे बढ़ गया। यहीं से शुरू होता है जेनरिक दवाओं का बाजार। तो आज दुनिया की बहुत सी ऐसी लगभग 60 से अधिक थेरेप्यूटिकल ऐसी डिजीज होंगी जिनके लिए जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। मतलब खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, हाथ दर्द, ये जितनी भी प्रकार की आप चीजें सुनते हैं, इन सब के लिए, न्यूमोनिया, इन सब के लिए जो भी दवाइयां आप सुनते हैं, उन दवाइयों में अब जेनरिक बाजार एंट्री कर चुका है। तो जेनरिक बाजार करता क्या है? वो पेटेंटेड दवाओं को ही खुद बनाता है। मतलब पेटेंटेड का जो फॉर्मूला है वो उनको दे दिया गया है, वो उसे प्रोड्यूस करते हैं दोबारा। तो आप जो आज सुनते हैं कि हमारे देश में जेनरिक दवाइयां बहुत बनती हैं, इसका मतलब रिसर्च जिसने की थी उसने हमें अपनी रिसर्च पकड़ा दी और कहा इसकी कॉपी बनाकर बेचो। लेकिन कई बार इन जेनरिक दवाओं में भी ब्रांडेड जेनरिक दवा हो जाती है। मतलब अब आपको पता है कि पैरासीटामोल से मान लीजिए बुखार उतरता है, लेकिन सिप्ला कहता है कि मैं बनाऊंगा इसे, या फिर कोई और मैनकाइंड जैसी कंपनी कहती है मैं पैरासीटामोल को अपने ब्रांड से बेचूंगा। तो जेनरिक दवाओं में भी आजकल ब्रांडिंग चलती है, और ब्रांडिंग करके भी लोग अपना अपना पैसा कमा लेते हैं। तो भारत के जो बहुत सारे ब्रांड हैं जो सेम सॉल्ट बेच रहे हैं अपने अपने नाम से, वो उसके अलग अलग पैसे कमाकर निकलते हैं। जैसे आप देखेंगे खांसी जुकाम की बहुत सारी तरह तरह की कंपनियों के ब्रांड बाजार में उपलब्ध हैं, और वो सब बेच एक ही सॉल्ट रहे हैं, लेकिन अपने अपने ब्रांड नेम से बेच रहे हैं। तो सबसे ऊपर वैल्यू किसकी है? जिसने रिसर्च करी, वो बढ़िया पैसे कमाता है। दूसरे बाद में पैसा कौन कमाता है? ब्रांडेड जेनरिक वाला, कि साहब मेरा ब्रांड नेम बढ़िया है, कोई रिस्क नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है? जेनरिक। लेकिन तीनों में क्या सॉल्ट अलग है क्या? नहीं, सॉल्ट तीनों में ही सेम है।
पेटेंट वाले ने बनाया था लेकिन अब उसने सबको दे दिया, ब्रांड वाले ने बस अपना ब्रांड नेम जोड़ दिया। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि देशी घी किसी एक कंपनी का खरीदा और किसी दुकान से आपने साधारण बिना नाम के खरीदा, बस वो ब्रांड का फायदा उठाकर निकल जा रहा है। ठीक है साहब, तो इस तरह से दवाइयों में तीनों जगह क्या चीज सेम है? सॉल्ट। अब सॉल्ट सेम है तो फिर सॉल्ट में ये एपीआई क्या होता है? तो अब आप ऐसे समझिए कि अगर सॉल्ट में बीमारी से लड़ने का कोई फॉर्मूला है कि भाई पता चल रहा है कि आपको बुखार से लड़ना है, पैरासीटामोल चाहिए, तो पैरासीटामोल सॉल्ट का नाम है। अब ये जो पैरासीटामोल सॉल्ट का नाम है, ये जो सॉल्ट है ये खुद एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, मतलब ये दवा फार्मेसी के द्वारा बना हुआ वो हिस्सा है जिसका आपके शरीर पर असर होगा। यहीं से शुरू होती है एपीआई की असल जंग। असल मायने में दवाओं में एपीआई के साथ साथ एक्सिपिएंट चीजें भी जोड़ी जाती हैं जो दवाओं को मिक्स करके कंबाइंड करने के काम आती हैं। एपीआई के अलावा केएसएम, ड्रग इंटरमीडिएट्स ये भी जोड़े जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल्स को भी जोड़ा जाता है। लेकिन इनमें सबसे जो काम की चीज है, मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आपने घर का निर्माण किया है तो एपीआई जो है वो पूरा कमरा है। अब घर के अंदर कमरा अगर एपीआई है, वो एपीआई आपको चाइना से मिलता है। मतलब समझिए कि भारत पहले तो कम कीमत की दवाइयां बनाता है। क्यों? क्योंकि हम कमरा बना बनाया इंपोर्ट करते हैं, उनको अपने हिसाब से पैकेजिंग करते हैं, अपने हिसाब से उनके अंदर कुछ और चीजें मिलाते हैं, उनका नया रूप बनाकर आगे बेच देते हैं। अर्थात हमारा रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होता है। इसी वजह से अशोक कुमार लाहिड़ी, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बारे में कहा कि हमारा इंपोर्ट एक ही जगह से हो रहा है, हम सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर वो बास्केट टूट गई तो व्यापार खराब हो जाएगा। इसका मतलब समझने की आवश्यकता है कि भारत सस्ती दवाइयां एक्सपोर्ट करके दुनिया से मात्र 4% धन कमा पाता है, जबकि वॉल्यूम वाइज हम थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर नीति आयोग ने चिंता व्यक्त की है। 65% इंटरमीडिएट इंपोर्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एपीआई आयात का 84% हिस्सा 2025 में हमने चाइना से किया। 2026 मतलब ये देखने वाली बात है। अगर आप आंकड़े देखें तो भारत के आंकड़े जून 2023 के, जिनको लेकर नीति आयोग की चिंता है, वो वाकई में चिंतित करने वाले हैं। 65% हम इंपोर्ट चाइना से कर रहे हैं, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, इन देशों से कर रहे हैं। और इनमें आप सोचिए एंटीबायोटिक्स जैसे एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, बल्क ड्रग्स हों, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हों, की स्टार्टिंग मटेरियल हों, इंटरमीडिएट्स हों, पैरासीटामोल, विटामिन, हम ये सब चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और जब चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं फिर उन्हें अपने यहां पर दवाओं में परिवर्तित करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से अब उन्हें फाइनल गुड में बनाकर बेचते हैं। तो सबसे बड़ा खरीदार हमारा अफ्रीका होता है, फिर अमेरिका होता है, फिर यूके होता है। तो समझने वाली बात यह है 65% माल यहां आया, रीब्रांडिंग हुआ और आगे चला गया। असल में हम सोच रहे हैं कि फार्मा में हम बड़े किंग हैं, असल मायने में किंग तो चाइना बना बैठा है। आप तो बीच के बस पैकेजिंग करने वाले व्यक्ति हो, आपने उसको नए रूप में, रंग रोगन में डाल दिया है। इसका मतलब समझने की आवश्यकता है कि भारत को अल्टीमेटली इस कैटेगरी में अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। लेकिन कैसे बढ़े? बढ़े कैसे कि हम एपीआई खुद बनाने लगे। हम एपीआई बनाने के लिए क्या सुविधा दे सकते हैं, सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि हमारे पेटेंट कैसे बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू पेटेंट पर बनती है। फिनलैंड जैसा देश, सॉरी आयरलैंड जैसा देश हमसे कई टाइम्स ज्यादा वैल्यू के आधार पर एक्सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च पर पैसा बहुत खर्च करके पेटेंटेड दवाइयां बनाता है। इसका मतलब भारत केवल पैकेजिंग यूनिट ना रह जाए, अगर एपीआई बना रहा है तो खुद बनाए, और भारत अगर रिसर्च में इंट्रोड्यूस है तो वो पेटेंटेड दवाइयां बनाए। अब सवाल ये कि सर चाइना में सस्ता और हमारे यहां महंगा क्यों है? चाइना ने एपीआई बनाने के लिए एक पूरा संगठित क्लस्टर बनाया हुआ है। मतलब इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है केमिकल क्लस्टर का कि आपको कच्चा माल हो, बिजली हो, पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो, पोर्ट्स हो, इंडस्ट्रीज हो, ये सब एक साथ एकजुट होकर मिल जाती हैं। उन्हें वो बहुत ही सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए तैयार होता है, लार्ज स्केल पर उनकी पैदावार करता है ताकि दुनिया भर को वो बेच सके। सोचिए वो फिनिश गुड्स भी बेच सकता है, लेकिन उसे पता है कि मेरे माल के खरीदार दवाई के रूप में होने के लिए अगर एक से ज्यादा देश होंगे तो दुनिया के देश आपसी व्यापार में खुद कुछ कमाएंगे, कुछ कुछ आगे को भेजेंगे, मैं उससे कमा लूंगा। सरकार खुद कंपनियों को अपनी तरफ से सब्सिडी देके, टैक्सेशन में राहत दे करके, और ये तय करके कि आप बना लो, बिकवा हम देंगे, ये चाइनीज सरकार पूरी तरह से काम करती है। चाइना की सरकार का अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके सस्ते में बाजार में एपीआई लेकर आना, यह बहुत बड़ा कारण बनता है। लगभग 30% तक भारत से सस्ता वहां का एपीआई पड़ता है।
तो चाइना सोच के देखो कि ना केवल फिनिश्ड गुड्स भी बल्कि रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट कर रहा है कि तुम भी कमाओ थोड़ा बहुत ताकि तुम हमारी वैल्यू करते रहोगे। आज जब हम बोलते हैं ना चाइना से हम इतना इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट असल में हमारे एपीआई, हमारे सॉफ्ट जो कंप्यूटर्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, इन सब को हम वहीं से लेकर आ रहे हैं, फिर यहां से कुछ और बनाकर भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया में सही मायने में देखा जाए ना, तो ट्रंप की बात गलत नहीं है कि दुनिया की दो ही पावर रह गई हैं, अमेरिका और चाइना। भारत को अगर वास्तविकता में यहां पर एंट्री करनी है तो उसका अपना खुद का एपीआई डेवलप करना होगा। भारत को चाइना पर से डिपेंडेंसी हटानी होगी। हमें अपने एपीआई स्टॉक्स जो हैं उनको यूज करते हुए या तो पहले डाइवर्सिफाई करना होगा कि हम एपीआई कहां कहां से लें, और उसके अलावा अपने देश में इसके निर्माण के लिए भारत सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आए, बकायदा प्रॉपर तरीके से ड्रग्स को लेकर के, दवाइयों को लेकर के पार्क्स बनाए, फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करे, सब्सिडीज को बढ़ाए, प्रॉपर तरीके से लो इंटरेस्ट रेट उपलब्ध कराए, तब कहीं जाकर के भारत चीन पर से निर्भरता कम कर पाएगा। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब चाइना अपनी इन सुविधाओं के चलते अमेरिका की तरह भारत से बार्गेनिंग करने बैठेगा। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमने सैमको सिक्योरिटीज का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप जाकर उसे देखें। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप अमेरिका के स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।